जैसे मैंने कल आप लोगों को बताया था कि हम लोग जो है वो अ, थोड़ा सा यहाँ पर पढ़ेंगे एंजाइम्स के हवाले से। और एंजाइम्स के हवाले से इस वक्त मैं क्यों आप लोगों को जो है वो चंद एक बात बताना चाह रहा हूँ। उसकी वजह ये है कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमें एंजाइम्स के बारे में क्लियर नहीं होती। ठीक है, जैसे पर्टिकुलरली हम जो है वो एंजाइम के साथ नॉन प्रोटीशियस फैक्टर्स जो हैं उनको शामिल करते हैं, तो हम उनको जो है वो को फैक्टर्स कहते हैं। और उन को फैक्टर्स में हम जो है वो कैटेगराइजेशन करते हैं कि अगर वो इनऑर्गेनिक हैं तो उनका डिफरेंट नेम होता है, और अगर वो ऑर्गेनिक हैं तो कैम्बेल के मुताबिक जो भी ऑर्गेनिक है उसको कोएंजाइम कहा जाता है। ठीक है, जो भी ऑर्गेनिक है उसको कोएंजाइम कहा जाता है। लेकिन जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो भी इतना बहुत गलत नहीं है, और वो ये है कि अगर वो नॉन डिटैचेबल हो तो उसको आप कहते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप। ठीक है, और अगर वो डिटैचेबल होता है तो उसको आप कहते हैं और ऑर्गेनिक हो तो उसको आप कहते हैं कोएंजाइम। इस तरह की जो है वो हम बनाते हैं, उसकी जो कैटेगरीज हैं। और इनऑर्गेनिक को फैक्टर जो है उसको हम कहते हैं एक्टिवेटर। ये ऑलमोस्ट सही कॉन्सेप्ट हैं, ये गलत नहीं है। ये गलत क्यों नहीं है? क्योंकि जो रोल होता है इन चीजों का वो कुछ ऐसा ही होता है। ठीक है, हाँ, एक छोटी सी बात यहाँ पर करना जरूरी है कि जो कोएंजाइम्स हैं इनमें ज्यादातर जो कंपाउंड्स आते हैं वो वाइटामिन होते हैं। और वाइटामिन में अगर आपने थोड़ा सा भी देखना है तो एनएडी, ठीक है, एनएडीपी और एफएडी, ये तीन जो सबसे ज्यादा नोन जो कंपाउंड्स हैं ऑर्गेनिक, तीनों के तीनों कोएंजाइम्स हैं, वाइटामिन हैं। एक छोटी सी बात ये करनी थी। उसके अलावा एंजाइम्स के हवाले से आप में से कोई जो है वो मुझे ये बता सकता है कि हाउ डज द पीएच इफेक्ट्स ऑन एंजाइम, एंजाइमेटिक एक्टिविटी। एक तो ये है कि वो पीएच जो है वो, एक मैं आपको बता देता हूँ, वो ये है कि वो उस एंजाइम के सपोर्टिंग बॉन्ड्स जो होते हैं उन पे इफेक्ट करती है, खास तौर पे सपोर्टिंग बॉन्ड्स में, क्योंकि एंजाइम ग्लोब्यूलर होता है, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होता है, तो सपोर्टिंग बॉन्ड्स जो हैं वो ब्रेक हो जाते हैं। एक तो उसका इफेक्ट ये होता है। और एक इफेक्ट होता है, वो कौन सा हो सकता है कि चले मैं यहाँ एक क्वेश्चन आपसे लिखता हूँ कि व्हाई डज द एंजाइम deactivates at नॉन ऑप्टिमम पीएच, यानी एंजाइम वर्किंग क्यों नहीं करता। ठीक है, इसका कोई आंसर कहेगा? एक तो है ना कि पीएच ने उसके सपोर्टिंग बॉन्ड्स तोड़ दिए, ऐसी सूरत में तो एंजाइम डी नेचर हो जाएगा ना। ठीक है, ऐसी सूरत में तो एंजाइम टूट गया, खत्म हो गया। लेकिन नॉन ऑप्टिमम पीएच पे एंजाइम वर्किंग क्यों नहीं करता? जी, ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर अगर यहाँ पर आप लोगों में से किसी को पता है तो बता दें, वरना जो है वो इसको थोड़ा सा डिस्कशन करके फिर आगे चलते हैं। देखिए, याद रखिए कि एंजाइम जो है, एक उसका होता है ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर। ठीक है, एक तो ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर है, उसके साथ साथ एंजाइम की वो चीज है जिसको आप एक्टिव साइट कहते हैं। एक्टिव साइट को है जो है उसका एक सर्टेन चार्ज होता है। फॉर एग्जांपल, एक्टिव साइट का एक पॉजिटिव चार्ज है, और वो जो पॉजिटिव चार्ज है वो ऐसा है कि आप जो है वो उसको एक ऐसे मीडियम में रख देते हैं, ये एक ऐसा पॉजिटिव चार्ज है जो उसके लिए सूटेबल है। फॉर एग्जाम्पल, आप क्या करते हैं, आप उसको एक ऐसे मीडियम में रखते हैं जिसमें पीएच जो है वो किसको सपोर्ट कर रही है, पीएच सपोर्ट्स दी पॉजिटिव चार्ज। ऐसा मीडियम जिसमें पीएच जो है इन पॉजिटिव चार्जेस को सपोर्ट कर रही है, ये कौन सी पीएच होगी? ये होगी ऑप्टिमम पीएच। लेकिन दोनों कंडीशन में अगर पॉजिटिव चार्ज जो है वो ऊपर की तरफ चला जाता है, यानी कि 1 की तरफ जाता है, +1 की तरफ, और अगर जो है वो जो पॉजिटिव चार्ज है वो 7 से प्लस हो जाता है, या फिर यूं कह लीजिए कि फर्ज कर लिया 8 से प्लस हो जाता है, तो ऐसी सूरत में क्या होगा कि इस पूरे मीडियम में इतने ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होंगे कि ये जो एंजाइम है इसको रिपेल का सामना होगा, एक खास किस्म की इसको कोलिजन का सामना होगा, एक खास किस्म की जो मॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं उनका सामना होगा, जिसकी वजह से जो सबस्ट्रेट होगा वो एंजाइम से बाइंड नहीं होगा। एंजाइम से बाइंड होने के लिए जरूरी है, और वो क्या है,
वो ये है कि द चार्जेस ऑन एंजाइम मस्ट बी अकॉर्डिंग टू द चार्जेस ऑन एंजाइम मस्ट बी अकॉर्डिंग टू द सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट फिट होगा तो ऐसी ही सूरत में क्या हो सकता है, जो सबस्ट्रेट है वो कैटेलाइज हो सकता है। ठीक है, अगर तो पीएच इतनी नहीं है कि वो एंजाइम के साथ सबस्ट्रेट को अटैच करे तो फिर भी सबस्ट्रेट अटैच नहीं होगा। और अगर पीएच इतनी ज्यादा है कि या वो एंजाइम को डिस्ट्रॉय कर रही है या वो सबस्ट्रेट को डिस्ट्रॉय कर रही है या वो चार्जेस में डिस्टरबेंस पैदा कर रही है, तो ऐसी सूरत में भी एंजाइम कैटेलाइज नहीं कर सकेगा। आपको ये बात भी पता है कि जो पीएच है H पॉजिटिव, वो H पॉजिटिव डिस्टर्ब्स द एक्टिव साइट, एक्टिव साइट के स्ट्रक्चर को भी डिस्टर्ब कर देती है, सिर्फ किस वजह से कि ये वहां मौजूद चार्जेस के ऊपर इफेक्ट करती है, स्ट्रक्चर ऑफ एक्टिव साइट। तो ये जो बातें हैं, इसके अभी मैंने आपको ये नहीं कहा कि एंजाइम डिस्ट्रॉय हो गया। एंजाइम डिस्ट्रॉय तो तब होगा जब उसके जो है वो प्रोटीन की चेन्स ब्रेक हो जाएंगी, प्रोटीन की चेन्स एक दूसरे से अलहदा हो जाएंगी। फर्ज करेंगे वो 4 चेन से बना हुआ है, एक चेन भी सेपरेट हो गई तो वो एंजाइम बेकार हो जाता है। ठीक है, ये एक अलग केस है, इसमें एंजाइम बेकार हो रहा है। एंजाइम लो पीएच और हाई पीएच पे क्यों नहीं वर्किंग कर सकता, ये मैंने उसका आंसर किया है कि जो आपकी एक्टिव साइट है उसके चार्जेस जब तक सबस्ट्रेट के लिए सुटेबल नहीं होंगे, एंजाइम अपनी वर्किंग नहीं कर सकेगा। ले जी, एक तो ये हो गया। इसके बाद आप लोगों को एक चीज का तो पता है और वो है एंजाइम। ठीक है, लेकिन एक और चीज जिसका आपने मुझे अब आंसर देना है वो है जाइमोजेन। जी, ये क्या चीजें हैं? जाइमोजेन ये बड़ी बेसिक टर्मिनोलॉजीज है जो मैं बता के बस आगे चल रहा हूं। व्हाट आर जाइमोजेन? बेटा, जाइमोजेन एक ऐसे इनएक्टिव एंजाइम को कहते हैं जिसको एक्टिवेट करने के लिए आपको क्या चाहिए हो, पीएच या टेम्परेचर चाहिए हो। जाइमो में जाइम का वर्ड लिया गया है एंजाइम से और जेन का मतलब है जेनरेटिंग। अब इसकी टाइप्स कौन सी हैं जरा एक दफा सुनिएगा, फिर आपको अंदाजा होगा। जाइमोजेन ज्यादातर एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम्स को कहते हैं, जो जो सेल से बाहर आकर जो है वो एक्शन करते हैं। ये एक्स्ट्रा सेलुलर फैमिली ऑफ एंजाइम्स हैं। इसके बारे में अब थोड़ी सी मैं आपको बात बताऊंगा तो आप लोग एकदम चौंकेंगे, क्योंकि इसकी एग्जांपल आपको पता है लेकिन आप लोगों को ये नहीं पता कि वो जाइमोजेन की एग्जांपल है। बेटा, एक एंजाइम है जिसको आप कहते हैं पेप्सिनोजेन। अब ये पेप्सिनोजेन जो है, इसमें पेप्सिन तो चलो हो गया, जेन का क्या मतलब है? जेन का वही मतलब है जो यहां जेन का मतलब है, मतलब जनरेटिंग, एक ऐसी प्रोटीन जिसको आप जो है वो एक खास पीएच देते हैं 2.0 की, तो उसकी पॉलीपेप्टाइड चेन ब्रेक होती है। अब हमने आमतौर पे पढ़ा हुआ है कि पॉलीपेप्टाइड चेन ब्रेक होगी तो एंजाइम का स्ट्रक्चर खराब हो जाएगा, लेकिन यहां पॉलीपेप्टाइड चेन सेपरेट होती है तो वो जो पेप्सिनोजेन होता है वो 2.0 पीएच पे पॉलीपेप्टाइड चेन सेपरेट करके इसमें कन्वर्ट हो जाता है, पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है। यानी ऐसे तमाम एंजाइम्स या ऐसे तमाम फैक्टर्स जो कि अपने आप को जो है वो एक अपने आप से एक प्रोटीन चेन सेपरेट करके एक्टिवेट होते हैं, उस पूरी फैमिली को आप जाइमोजेंस कहते हैं। इसकी एक बड़ी अच्छी एग्जांपल मेरे ज़हन में 2-3 एग्जांपल्स हैं, वो सारी आपको जो है वो दे देता हूं मैं। पेप्सिनोजेन एक एंजाइम होता है जो हमारी इंटेस्टाइन में आता है, जिसको आप कहते हैं ट्रिप्सिनोजेन। ट्रिप्सिनोजेन ये असल में कौन सा एंजाइम है? ट्रिप्सिन है, डाइपेप्टाइड्स को अमाइनो एसिड में चेंज करने वाला, ये भी जाइमोजेन है। इसी तरीके से एक फैक्टर है आपके ब्लड में जिसको आप कहते हैं फाइब्रिनोजन, ये भी जाइमोजेन में ही आता है क्योंकि ये आगे जाकर फाइब्रिन में कन्वर्ट हो जाता है। फिर एक और है जो लिवर से निकलता है जिसको आप कहते हैं एंजियोटेंसिनोजेन, ये आपके जो है वो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए फैक्टर होता है, इसको भी आपको एक्टिवेट करना पड़ता है। तो जो एक्टिवेट हो इस तरह, देखिए एक एक्टिवेशन है कि जो पीएच से एक्टिवेशन हो रही है, वो जाइमोजेन नहीं है। मैंने आपको अभी पीएच का क्या बताया कि पीएच एक्टिव साइट को सूटेबल बनाता है। ठीक है, एक्टिव साइट सूटेबल होती है। ऐसे तमाम एंजाइम जिनसे आपको एक हिस्सा सेपरेट करना पड़े उनको एक्टिवेट करने के लिए, वो जाइमोजेन है, ना कि आम एंजाइम। इस तरह तो फिर सारे एंजाइम ही जाइमोजेन हो गए ना, अगर वो पीएच से एक्टिवेट होंगे। नहीं,
हर एंजाइम जाइमोजिन नहीं है, सिर्फ वो एंजाइम जाइमोजिन होंगे जिनसे आपको उनका एक हिस्सा तोड़ के एक्टिवेट करना पड़ेगा, वो जाइमोजिन्स हैं। और ये बड़ी भरपूर फैमिली है और आमतौर पे हमें ये पता ही नहीं होता कि जो जाइमोजिन है वो क्या चीज है। हम एक दफा ये वर्ड पढ़ के चकरा जाते हैं। ठीक है, तो अब आप लोगों ने इस हवाले से, इसके हवाले पेप्सिनोजिन के हवाले से एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, इंशाल्लाह वो दोबारा कभी सही। अभी मैं जो है वो यहाँ से मूव करूंगा कि ये जो जाइमोजिन्स है ये भी एंजाइम की एक भरपूर फैमिली है। अच्छा जी, इसके बाद आ जाइए हम एंजाइम्स के हवाले से जो एक और गुफ्तगू करते हैं उसमें जी बिल्कुल, मैंने यहाँ पर जो है वो आई वांटेड टू डिस्कस अबाउट द एंजाइम इनहिबिटर्स। ठीक है, तो पीएच के हवाले से यहाँ पेप्सिन अडेप्टेड, हाँ ज्यादातर, हाँ एक एक और छोटी बात कि ज्यादातर जो पीएच है ना जो हमारे एंजाइम्स के लिए सूटेबल हैं वो 6 से 8 के दरमियान में ज्यादातर जो ऑप्टिमम पीएच है। लेकिन किनके लिए? इंट्रासेलुलर के लिए, इंट्रासेलुलर। और आमतौर पर एक्स्ट्रा सेलुलर की पीएच भी यही होती है। लेकिन उसके उसमें जो अभी आप लोगों ने देखा जैसे कि एक एक्सेप्शन है और वो है पेप्सिनोजिन, जो कि इंतहाई एसिडिक एनवायरनमेंट में वर्किंग करता है। इवन आपको ये भी पता है कि इंटेस्टाइन जो है उसमें भी इतनी एसिडिटी नहीं होती। एसिडिक काइंड जब इंटेस्टाइन में आता है तो इंटेस्टाइन की जो म्यूकस है वो फौरी तौर पे आने वाले एसिड को न्यूट्रलाइज कर देती है, जिसकी वजह से वो जो एसिड स्टमक से गिर के इंटेस्टाइन में आने लगता है उसको न्यूट्रलाइज कर दिया जाता है। इसका मतलब है वहां पर भी इंटेस्टाइन में भी एंजाइम्स जो हैं वो 6 से 8 की पीएच के दरमियान में वर्किंग करते हैं। ठीक है, ज्यादातर की पीएच जो है वो ऑप्टिमम वो यही होती है। ले जी, इसके बाद एंजाइम्स के हवाले से एक छोटी सी गुफ्तगू हम और करेंगे और वो है इनहिबिटर्स। इनहिबिटर्स में एक वो हैं जो कि एंजाइम के ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर को बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर दें। उनमें जो है वो हमने, आप लोगों को याद होगा, दो तरह के पड़े हुए हैं और ये भी बात जो है ये इतनी गलत नहीं है, बिल्कुल सही है। एक होते हैं रिवर्सिबल होते हैं और दूसरे होते हैं इरिवर्सिबल। ठीक है, अब ये जो इनहिबिटर्स हैं इरिवर्सिबल इनहिबिटर्स हैं, इनका काम ही एक्टिविटी ऑफ एंजाइम को इनहिबिट करना है। किसी भी अंदाज से एक्टिविटी ऑफ एंजाइम जो है वो इनहिबिट हो जाए, ये इन फैक्टर्स का काम है। एक तो होते हैं इरिवर्सिबल, ये तो सीधे सीधे पॉइजन और वेनम्स वगैरह हैं। ठीक है, पॉइजन है, ठीक है, कुछ पॉइजन, नॉट ऑल, ये बात याद रखिएगा, कुछ पॉइजन हैं। जैसे आप इसकी एग्जांपल में साइनाइड ला सकते हैं। ठीक है, और इसी तरीके से और इस तरह के वो है जिसको आप कहते हैं आर्सेनिक। आर्सेनिक जो है वो इस तरह की चीज है। ये इस तरह के इरिवर्सिबल एंजाइम्स हैं कि जो इरिवर्सिबल इनहिबिटर्स हैं जो कि एंजाइम को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ज्यादा जो हम गुफ्तगू करेंगे वो रिवर्सिबल पे करेंगे। बेटा ये जो रिवर्सिबल इनहिबिटर्स होते हैं ये दो तरह के होते हैं। नंबर वन, कम्पिटिटिव। जी बेटा जल्दी से बताइएगा कम्पिटिटिव कौन से होते हैं ताकि मुझे ज्यादा गुफ्तगू इस पे करनी ना पड़े। जी हरी अप। जी बिल्कुल, जिनकी, जी बिल्कुल, जिनका एक्चुअली जो है वो कंपटीशन हो, जिनका एक्चुअली कंपटीशन हो, कंपटीशन विद सबस्ट्रेट। मैं इसको ना इस तरह कहा करता हूं, मैं इसको समझाने के लिए इस तरह कहा करता हूं कि इसका जो कंपटीशन है वो सबस्ट्रेट के साथ है। यानी सबस्ट्रेट के लिए ये सॉरी, हाँ, यानी ये एक्टिव साइट के लिए कंपटीशन करते हैं। ठीक है, जैसे हम आमतौर पे इकोसिस्टम में देखते हैं कि दो ऑर्गेनिज्म हैं, वो हर्बीवोर्स हैं, वो एक ही तरह के प्लांट के लिए कंपटीशन करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पर ये जो इनहिबिटर्स होंगे ये सबस्ट्रेट के साथ कंपटीशन करेंगे एक्टिव साइट के लिए। और अगर ये बाइंड हो जाए, फॉर एग्जांपल ये कंपिटिटिव इनहिबिटर बाइंड हो जाए तो इसके साथ क्या होगा? इट वुड फेल टू कैटेलाइज। ठीक है, ये मुख्तसर सी बात है। सो यहां से आगे जो जो असल चीज है वो है नॉन कम्पिटिटिव। बेटा ये नॉन कम्पिटिटिव एंजाइम्स जो हैं ये बहुत फायदेमंद है। कैन यू बिलीव व्हाट आई एम सेइंग? नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स बहुत फायदेमंद है। और आपने कभी सोचा है कि नॉन कम्पिटिटिव रिवर्सिबल क्यों है? रिवर्सिबल में एक तो हम कहते हैं कि कंपिटिटिव है, कंपिटिटिव का इफेक्ट आप रिवर्स कर सकते हैं। कैसे रिवर्स कर सकते हैं? कंपिटिटिव का इफेक्ट आप रिवर्स कर सकते हैं, आप सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ा दें। सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो इनहिबिटर एक्टिव साइट पे अटैच ही नहीं हो सकेगा। यानी आप यूं कह दीजिए कि आपके पास एक तरफ 2 हैं, दूसरी तरफ 10 हैं, तो दो जो हैं वो दो एंजाइम से अटैच हो जाएंगे, लेकिन जो बाकी 10 हैं वो बाकी एंजाइम से अटैच होंगे और आपका काम चलता रहेगा।
बेसिकली ये एक जंग है, कंपटीशन है, जो मैंने आपको अभी बताया कि आप एक तरफ एक छोटा लश्कर रखते हैं, दूसरी तरफ बड़ा लश्कर रखते हैं, तो बड़ा लश्कर बहरहाल जीत जाता है अपनी पावर की वजह से। तो जो कंपीटिटिव हैं उनको आप किससे मात दे सकते हैं? कंसंट्रेशन से। लेकिन जो नॉन कंपीटिटिव हैं, ये रिवर्सिबल इनहिबिटर क्यों हैं? ये इरिवर्सिबल क्यों नहीं है? सबसे पहले तो नॉन कंपीटिटिव जो है, इनके बारे में जो है वो ये जहन में रख लीजिए कि दे आर नॉट इन कंपटीशन। इनका काम क्या होता है, ये भी जो है वो आप लोगों में से बहुतों को आइडिया होगा। इनका काम ये होता है कि बहुत से एंजाइम्स ऐसे होते हैं जिनको एक्टिवेट करने के लिए आपको जो है वो एक और साइट चाहिए होती है एक्टिव साइट के अलावा। अगर ये एक्टिव साइट है तो ये जो साइट है इसको असल में कहा जाता है एलोस्टेरिक साइट। एलोस्टेरिक साइट। अब होता क्या है, जरा गौर से सुनिएगा। एलोस्टेरिक साइट असल में, इसको आप यूं कहेंगे कि इट इज अ साइट अदर देन एक्टिव साइट, और इसके लिए दो कंपाउंड्स जो हैं वो कंपटीशन में हो सकते हैं। अगर एक कंपाउंड, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं ये है एक मिमिकिंग मॉलिक्यूल, ये मिमिकिंग मॉलिक्यूल है, और इसके बारे में थोड़ा सा मैंने शुरू में भी आपको बताया था, और मैंने आपको कहा था कि आगे जाके इसकी डिस्कशन मजीद होगी। ये जो मिमिकिंग मॉलिक्यूल है, अगर ये इसकी एलोस्टेरिक साइट पर अटैच हो जाता है ना, तो होता क्या है। सबसे पहले तो एलोस्टेरिज्म जो है उसकी एग्जांपल आप सुन लीजिए, उसके बाद मैं आपको बताता हूं कि असल में ये यहां पर चक्कर क्या चलता है, इरिवर्सिबल इनहिबिटर होते क्या है। बेटा ये जो फॉर एग्जांपल आपने जो है वो यहां पर एक फैक्टर है एफ, ये नॉर्मल फैक्टर है, ठीक है। आप चाहते हैं कि ये एंजाइम जो है, इस वक्त ये जो आपके सामने एंजाइम है, ये है इनएक्टिव एंजाइम। आप क्या करते हैं, आप ये फैक्टर जो है ये अटैच करते हैं इसके साथ, इसकी इस साइट पर, जिसको अभी आपने पीछे क्या नाम दिया है, एलोस्टेरिक साइट का नाम दिया है, ठीक है, एलोस्टेरिक साइट। अभी जो एलोस्टेरिक साइट है, इसके ऊपर जब ये अटैच होगा फैक्टर, तो क्या होगा कि इस एंजाइम की एक्टिव साइट यकदम अपनी शेप में आ जाएगी, और जो एलोस्टेरिक साइट है वो बंद हो जाएगी। एलोस्टेरिक साइट जैसे ही बंद होगी, अब आप देखिए कि ये एंजाइम अब क्या है, अब ये एंजाइम है एक्टिवेटेड। कोई भी एलोस्टेरिक साइट कौन सी होती है? द साइट विच एक्टिवेट्स द एंजाइम अदर देन एक्टिव साइट। दोबारा सुन लीजिए, कोई भी ऐसी साइट जो एक्टिव साइट के अलावा हो लेकिन वो एंजाइम को एक्टिव करने की सलाहियत रखती हो, उसको आप एलोस्टेरिक साइट कहते हैं। तो अब ऐसी सूरत में क्या होगा कि आपने एक एंजाइम को एक्टिवेट किया, और उसके बाद यहाँ क्या शुरू हो गई, यहाँ पर कैटालिसिस स्टार्ट हो गई, और रिएक्शन जो है वो होना शुरू हो गया। ऐसे कंट्रोल को आप कहते हैं एलोस्टेरिक रेगुलेशन। ये वो मेन टॉपिक है जो कि मैंने आज आपसे कहा था कि मैंने आपसे डिस्कस करना है, एलोस्टेरिक रेगुलेशन। ये बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। कैसे, ये भी बाद में बात करते हैं, पहले मैं आपको वो समझा दूं कि नॉन कंपिटिटिव इनहिबिटर क्या करता है। अब नॉन कंपिटिटिव इनहिबिटर क्या करेगा, वो सीधा आकर एलोस्टेरिक साइट से, अब इधर इसका एक और देख लीजिए, ये देखिए ये नॉन कंपिटिटिव इनहिबिटर है, ये एलोस्टेरिक साइट से जाकर अटैच होगा, और ये जो एंजाइम था ये अपना स्ट्रक्चर एक्टिवेट नहीं कर सकेगा, और एलोस्टेरिक साइट भी बंद हो जाएगी। एंजाइम इनएक्टिव का इनएक्टिव है, एक्टिवेट नहीं हो सका एंजाइम। क्यों नहीं हो सका? क्योंकि उसको जो एक्टिवेट करने वाला नॉर्मल फैक्टर था, एलोस्टेरिक साइट पे वो नॉर्मल फैक्टर नहीं आया, बल्कि उसकी जगह पर कोई और फैक्टर आ गया, और वो जो नॉन कंपिटिटिव इनहिबिटर है वो एंजाइम को इनएक्टिव का इनएक्टिव ही छोड़ चुका है। ऐसी सूरत में एंजाइम की वर्किंग नहीं होगी, और मैंने अभी क्या कहा आपको, ये बहुत बेनिफिशियल भी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कैन यू इमेजिन कि हम एंटीबायोटिक्स में ये वाले एंजाइम यूज करते हैं। आप लोगों को अगर याद हो, आप में से किसी ने थोड़ी सी भी अगर तवज्जो से माइक्रो पढ़ी है, तो आपको ये बात याद होगी कि एंटीबायोटिक्स के एक्शन 4 जगह पर होते हैं। नंबर 1 इसका एक्शन होता है सेल वॉल पे, नंबर 2 प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे, नंबर 3 साइटोप्लाज्मिक एंजाइम्स पे, और नंबर 4 डीएनए पे। इन 4 जगहों पे एंजाइम्स के एंटीबायोटिक्स के एक्शन होते हैं। ये जो एंजाइम, साइटोप्लाज्मिक एंजाइम्स के ऊपर आने वाली ज्यादातर जो एंटीबायोटिक्स हैं वो इनहिबिटर्स हैं, और वो हमारे वो बैक्टीरिया के उन एंजाइम्स को जो वर्किंग करते हैं उनको इनहिबिट करके उनसे जो है वो बैक्टीरिया को मजीद प्रोसीड नहीं होने देते, उनको रिप्रोडक्शन नहीं करने देते, और बैक्टीरिया वहीं पर जो है वो खत्म हो किया जा सकता है। तो ये जो, और इसी तरीके से अभी मैंने आपको क्या बताया कि नॉन कंपिटिटिव इनहिबिटर्स फायदेमंद हैं। ये जो एलोस्टेरिक रेगुलेशन है,
रेगुलेशन का क्या मतलब होता है कि आपने किसी चीज को फास्ट करना है या आपने किसी चीज को स्लो करना है अकॉर्डिंग टू होम्योस्टेसिस, इसको आप कहते हैं रेगुलेशन। यानी आप किसी चीज का कंट्रोल करते हैं तो उसको आप क्या कहते हैं, रेगुलेशन कहते हैं। आप ये बात जहन में रखिएगा बेटा कि ये जो हमारे एलोस्टैटिक रेगुलेशन है ये हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा होती है। यानी हम क्या करते हैं, वी अटैच समथिंग, समथिंग फिलहाल समथिंग की बात कर ले, वी अटैच समथिंग on allosteric site, on allosteric site to make it, to make the enzyme inactive। हम ये भी कर सकते हैं। यानी आप अंदाजा कीजिए कि हमारी अपनी बॉडी इनहिबिटर बनाती है, हमारी अपनी बॉडी एंजाइम इनहिबिटर्स बनाती है। हम आमतौर पर एफएससी से लेकर बीएससी और एमएससी, हम ये सारे बीएस जो है हम सारा क्या पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं कि ओए होए होए ये जो नॉन कम्पिटिटिव जो इनहिबिटर्स हैं ये तो बड़े खतरनाक है। कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स का जो इफेक्ट है वो तो रिवर्स किया जा सकता है, लेकिन नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स, ओहो ये तो बड़े खतरनाक है। बेटा ये सबसे ज्यादा फायदेमंद है, क्योंकि ये हमारी बॉडी के अंदर उन पॉइंट्स पर जाकर एंजाइम को इनएक्टिव करते हैं कि जहां से एंजाइम एक्टिव साइड नहीं होती लेकिन एंजाइम इनएक्टिव हो जाता है और मजीद वर्किंग आपको नहीं करनी पड़ती। इसको आप कहते हैं एलोस्टेरिक रेगुलेशन। और ये इसकी एक मिसाल आपको देता हूं, बहुत आउटस्टैंडिंग, और आप उस मिसाल को इंशाल्लाह एंजॉय करेंगे। आप लोगों को याद होगा, आपने एक चीज पढ़ी हुई है और वो ये है कि जो आपका सार्कोमियर होता है उसके अंदर एक होता है एक्टिन फिलामेंट और एक होता है मायोसिन फिलामेंट। जो मायोसिन फिलामेंट होता है उसका एक क्रॉस ब्रिज होता है, ऐसे क्रॉस ब्रिज होता है, और इस क्रॉस ब्रिज को आप क्या कहते हैं, मायोसिन हेड कहते हैं। इस क्रॉस ब्रिज को आप मायोसिन हेड कहते हैं। ये जो मायोसिन हेड होता है ना, मायोसिन हेड को अगर आप यहाँ पर मैग्नीफाई करते हैं ना तो आपको पता ये लगता है बेटा, ये जो मायोसिन हेड है ना, ये अगरचे उस तरह एंजाइम नहीं है लेकिन इससे आपको एलोस्टेरिक इनहिबिशन का पता लग जाएगा। मायोसिन हेड असल में आपके जो मायोसिन प्रोटीन है उसके ऊपर मौजूद खास किस्म के जो हेड्स हैं उनसे बनता है, ठीक है। और इस हेड को इनएक्टिव करने के लिए इसके ऊपर अटैच की जाती है एटीपी। बेटा जब तक ये एटीपी एटीपी की फॉर्म में रहेगी तो ये जो आपका जो मायोसिन हेड है ये इनहिबिटेड रहेगा, ये एक्टिवेटेड नहीं होगा। यानी आपने अगर इस वाली चेन को इनहिबिट करना है, और आपको ये पता है कि इसको क्या कहते हैं, इसको आप कहते हैं रेगुलेटरी चेन या रेगुलेटरी हेड ऑफ मायोसिन, हेड ऑफ मायोसिन। आप और ये बात भी आपके जो है वो गोशगुजार यहाँ पर कर दूं, ये जो रेगुलेटरी हेड ऑफ मायोसिन है ये स्मूथ मसल्स में भी होता है, ये स्केलेटल मसल्स में भी होता है, और ये कार्डियक मसल्स में भी होता है। बदकिस्मती से एक शिकायत मुझे एक बहुत बड़ी बुक से भी है, हालांकि उस बुक से शिकायत करना जो है, मैं उसको यही है कि आप सूरज को चिराग दिखा रहे हैं, लेकिन उस बुक से मुझे एक बहुत बड़ा इख्तलाफ होता है यहाँ पे आके कि जो आपकी बुक है गाइटन एंड हॉल की, उसमें स्केलेटल मसल में ये बात नहीं बताई कि स्केलेटल मसल में जो हेड होता है असल में वो रेगुलेटरी होता है। रेगुलेटरी का क्या मतलब है कि आप इसके जरिए मसल कॉन्ट्रैक्शन को कंट्रोल करते हैं। रेगुलेशन का मतलब होता है कि आप इसके जरिए मसल कॉन्ट्रैक्शन को कंट्रोल करते हैं। और जहां पर ये बताया हुआ है रेगुलेटरी मैकेनिज्म, वहां पर डायग्राम नहीं दी हुई। गाइटन एंड हॉल का लेटेस्ट एडिशन 14th एडिशन जाके आप देख लें बेशक, उससे पीछे तो दी ही नहीं हुई, 14th एडिशन में भी डायग्राम नहीं दी हुई। अब जरा सुनिएगा होता क्या है। जब आपने इसको इनहिबिट से एक्टिव करना होता है तो आप क्या करते हैं, आप इस रेगुलेटरी चेन के ऊपर जो है वो एटीपी हाइड्रोलिसिस करवा देते हैं। अब एटीपी हाइड्रोलिसिस जो है उसके जरिए क्या होता है कि जो आपके ये जो मायोसिन हेड है, अब मैं सिर्फ दो ही बना रहा हूं, मैं ज्यादा नहीं बना रहा, यहां से ऐसे और ऐसे, ठीक है, सिर्फ दो बनाते हैं इसको। ये जो मायोसिन हेड होता है इसके ऊपर एडीपी भी रहती है और फॉस्फेट भी यहीं पर रहता है। ये वो चीज है जो एक और फिनोमिना है कि जिसको हम समझने से कासिर होते हैं आमतौर पे इवन गाइटन बुक पढ़ के भी। और वो क्या होता है कि एडीपी और फॉस्फेट जाते कहीं नहीं है, वो इस चेन के साथ ही रहते हैं। यानी इसका क्या मतलब है कि उस चेन के ऊपर 3 फॉस्फेट हैं, लेकिन अब जो एडिनोसिन यानी जो न्यूक्लियोटाइड अटैच हुआ था रेगुलेटरी चेन के साथ, वो अब ट्राइफॉस्फेट की फॉर्म में नहीं रह गया,
अब वो डाइफॉस्फेट की फॉर्म में उसकी फॉस्फेट अलग हो गई है। और अब क्या करते हैं आप, अब ये जो है वो एक्टिव हो गई है, इसको अब ये आप देख लीजिए, इसने क्या करना है, इसने एक्टिव से दोबारा इनएक्टिव होना है। यानी अब आप यहां से देख लीजिए कि एटीपी यहां पर एक नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर की मिसाल है। यानी ये जो आपकी असल एक्टिव साइट है, ऐसा करें, ये जो मायोसिन हेड है ना, इसको आप कंसिडर कर लें एक्टिव साइट, एक लम्हे को, कोई हरज नहीं है। आप मायोसिन हेड को कंसिडर कर लें कि ये एक्टिव साइट है और इसने जाके जुड़ना है एक्टिन से, ठीक है। मायोसिन हेड ने एक्टिन से जाकर जुड़ना है, लेकिन उसको किसकी जरूरत है कि एटीपी को इनहिबिट किया जाएगा तो मायोसिन हेड जाकर एक्टिन से जुड़ेगा। अब आपने जब इसको एक्टिवेट करना है तो आप इस एटीपी को एडीपी में कन्वर्ट करेंगे, ये एक्टिव हो जाएगा और जाकर किससे जुड़ जाएगा, एक्टिन से। नाउ यू नीड टू डिटैच दिस मायोसिन हेड फ्रॉम एक्टिन। आप क्या करते हैं, गौर से देखिएगा, आप इस जगह पर लाते हैं एक कंपाउंड जिसको कहा जाता है क्रिएटिन फॉस्फेट। क्रिएटिन फॉस्फेट एक ऐसा डाइपेप्टाइड है कि जिसके पास एक फॉस्फेट ग्रुप होता है। ये अपने फॉस्फेट को अलहदा करके इधर देता है एनर्जी। जब ये एनर्जी देता है तो ये जो एडीपी और फॉस्फेट है ये मिलकर दोबारा क्या बना देते हैं, एटीपी, और एटीपी इस रेगुलेटरी चेन को क्या कर देता है, इनहिबिट कर देता है। अब ये एक ऐसी मिसाल है जिसमें आप वाज़ेह तौर पर समझ सकते हैं कि अगर एटीपी कम हुआ या क्रिएटिन फॉस्फेट कम हुआ तो क्या होगा। चलिए यहां पे अब मेरा सवाल ये आपसे है कि अगर क्रिएटिन फॉस्फेट कम हुआ तो क्या होगा। बहुत आसान सवाल है, कोई भी जवाब दे सकता है इसका। मायोसिन हेड एक्टिन से रिमूव नहीं हो पाएगा और आपका मसल कॉन्ट्रैक्ट रह जाएगा, ठीक है। अब जी, इसका क्या मतलब हुआ कि इफ क्रिएटिन फॉस्फेट इज रिड्यूस्ड, if creatine phosphate is reduced, you will be needing more ATP। आपको मजीद ATP की जरूरत होगी, जो ATP आकर इसके साथ अटैच हो और अटैच होकर इसको इनहिबिट करे। अब यहां से आप देखिए, ये एक बड़ा मजे की रेगुलेशन है। अगर ATP इनफ है या अगर एनर्जी इनफ है, आपको मजीद ATP बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। इसकी मिसाल जो है वो मैं यहां से आपको देता हूं। एक और मिसाल यहां पढ़ लेते हैं। ये आपके पास जो है वो एक एंजाइम है और ये जो एंजाइम है इसको एक्टिवेट करना है आके एटीपी में। एटीपी जब इसके साथ किसमें एटीपी जो है वो इसके साथ अटैच हुई है और ये भी इनएक्टिव है। आप क्या करते हैं, आप जो है वो, मैं ये एक और मकसद है बेटा मेरा ये बात रिपीट करने का, जरा सुनिएगा। आप इस एंजाइम को एक्टिव करते हैं एटीपी को हाइड्रोलाइज करके और यहाँ एडीपी और फॉस्फेट इसी जगह पर रहते हैं, ठीक है। अब क्या होगा कि आपने इसको वापस इसमें कन्वर्ट करना है, तो अब आप क्या करेंगे, आप साइटोप्लाज्म से एक और एटीपी पकड़ेंगे, ये एटीपी इधर आएगी, इधर आकर ये एनर्जी इसको देगी और किस में कन्वर्ट हो जाएगी, एडीपी और फॉस्फेट में। यानी इस एटीपी, ये एटीपी इससे जाकर अटैच नहीं हुई, बल्कि ये इस वाली एडीपी को वापस एटीपी में चेंज कर रही है। अब जरा सुनिए, अगर एटीपी ना हुई, अगर इस एटीपी का जो कंसंट्रेशन है साइटोप्लाज्म में, जो इसकी कंसंट्रेशन है वो रिड्यूस हो जाती है, तो ऐसी सूरत में क्या होगा, फौरन सिग्नल जाएगा भाई एटीपी बनाओ। अगर एटीपी ना बनाई तो ये एक्टिवेट नहीं होगा और ये एक्टिवेट ना हुआ तो काम खराब हो जाएगा। लिहाजा अब यहां से सिग्नल जाएगा क्या बनाने का, एटीपी बनाने का। और अगर एटीपी इनफ है, वर्किंग हो रही है, काम चल रहा है, सारे एंजाइम्स के लिए एटीपी मौजूद है, तो अब क्या होगा, अब जो प्रोडक्शन हो रही थी एटीपी की, वो माइटोकॉन्ड्रिया मसरूफ था, उससे कहा जाएगा कि भाई रिलैक्स करो, एटीपी इनफ है। अब यहां कहीं पर भी जो आप एटीपी छोड़ दें, अब कोई भी बात कर ले, मैं आपको कहता हूं आप बात कर लें साइक्लिक एएमपी की, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है हमारे में से हर एक के सेल में साइक्लिक एएमपी इंतहाई इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब ये जो साइक्लिक एएमपी है ये एक एलोस्टेरिक फैक्टर है, ये एक्टिव साइट अटैच नहीं होता, बल्कि ये अटैच होता है एक और साइट से जिसको एलोस्टेरिक साइट कहते हैं, और वहां से फिर इसका जो है वो कंट्रोल किया जाता है। सो दिस इज नोन एज एलोस्टेरिक इनहिबिशन। फिर इसी तरीके से एंजाइम के हवाले से एक बात और भी मैं आप लोगों को प्रॉपरली जो बात समझाता हूं वो आप लोगों के
इस बुक की बहुत जबरदस्त डायग्राम्स है, उनसे मैं आपको समझाता हूँ। देखिए यहां पर उसने कहा है कि जब तक जो एलोस्टेरिक फैक्टर है, जिसको एक्टिवेटर कहा है उसने, जब तक ये एक्टिवेटर आकर नहीं जुड़ेगा ना, एक मिनट, जब तक ये जो एक्टिवेटर है ये इससे आकर नहीं जुड़ेगा, एंजाइम का स्ट्रक्चर स्टेबलाइज नहीं होगा, बल्कि एंजाइम दो फॉर्म्स के दरमियान में ऑसिलेट करता रहेगा। कौन कौन सी? ये एक्टिव फॉर्म है और ये इनएक्टिव फॉर्म है। यानी ये एंजाइम इस वक्त अनस्टेबल है जब तक इसके साथ एलोस्टेरिक फैक्टर नहीं अटैच होगा। जैसे ही एलोस्टेरिक फैक्टर अटैच होगा, एंजाइम स्टेबल हो जाएगा और अपना रिएक्शन नॉर्मली परफॉर्म करेगा। ठीक है, तो एलोस्टेरिक फैक्टर की एक और बड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंस है कि हर वो एंजाइम जो दो फॉर्म्स में मौजूद होता है, यानी एक्टिव फॉर्म में भी मौजूद होता है एंजाइम, इनएक्टिव फॉर्म में भी मौजूद होता है, अगर वो एंजाइम ऑसिलेट करता रहे एक्टिव और इनएक्टिव फॉर्म के दरमियान में, तो यहां पर रिएक्शन की स्पीड बहुत कम होती है, रिएक्शन हो रहा होता है। ठीक है, ये रेगुलेटरी साइड लिखा हुआ है, रेगुलेटरी साइड जिस तरह मैंने आपको रेगुलेटरी चेन बताया, वहां पर एक्शन परफॉर्म हो रहा है इस एंजाइम का, लेकिन अनस्टेबल है, वो कभी इनएक्टिव हो जाता है कभी एक्टिव हो जाता है। तो जब आप एक्टिवेटर अटैच करते हैं यानी एलोस्टेरिक फैक्टर, तो अब ये स्टेबल हो जाता है और अब रिएक्शन रेट जो है वो के फैक्टर जो होता है रिएक्शन रेट का, वो राइज करता है। ठीक है, तो फिर एक और है, अगर एक और फैक्टर है, आप एलोस्टेरिक फैक्टर के जरिए दो काम कर सकते हैं। एलोस्टेरिक फैक्टर के जरिए आप ये काम कर सकते हैं कि आप एलोस्टेरिक फैक्टर जोड़ें तो एंजाइम वर्किंग स्टार्ट करे। दूसरा फैक्टर कौन सा होता है कि आप एलोस्टेरिक फैक्टर जोड़ें तो एंजाइम वर्किंग स्टॉप कर दे। दोनों काम हो सकते हैं, दोनों को एलोस्टेरिसिटी कहते हैं, यानी कि आपने दोनों काम एलोस्टेरिक फैक्टर से लेने होते हैं। यहां पे आपको क्या पता लगा कि आपने एक्टिवेटर जोड़ा तो एंजाइम जो है वो एक्टिव हो गया। यहां क्या है कि जब आप इनहिबिटर जोड़ेंगे एलोस्टेरिक साइड पे, तो एंजाइम की वर्किंग कौन सी फॉर्म स्टेबल हो जाएगी? इनएक्टिव फॉर्म, और अब एंजाइम जो है वो काम करना खत्म कर देगा। यानी आपके पास एक एंजाइम के लिए दोनों फैक्टर मौजूद हो सकते हैं, आपने उसको इनएक्टिव करना है तो भी और एक्टिव करना है तो भी। अच्छा जी, इसके बाद जो है एक और फिनोमिना जो एंजाइम्स में मौजूद है उसको आप कहते हैं कोऑपरेटिविटी। कोऑपरेटिविटी क्या होता है कि एंजाइम की ये इनएक्टिव फॉर्म है, ये जो एंजाइम की इनएक्टिव फॉर्म है, इसके साथ जब सब ये अभी जो है वो एक्टिव नहीं हुई, लेकिन इनमें से एक के साथ जैसे ही सबस्ट्रेट बाइंड होगा बाकी सारी एक्टिव हो जाएंगी। यानी एक जो साइट है वो बाकियों को भी एक्टिव कर रही है। इस फिनोमिना को आप कहते हैं कोऑपरेटिविटी। अब इसमें एलोस्टेरिक साइट नहीं है, बल्कि इस एक एंजाइम की चार एक्टिव साइट्स हैं, इस एक एंजाइम की चार एक्टिव साइट्स हैं, एक के ऊपर भी सबस्ट्रेट जुड़ गया बाकी सारी एक्टिव हो जाएंगी, इसको कहते हैं कोऑपरेटिविटी। ठीक है, तो ये जो है वो एक और चीज है, और ये आप देखिए कि हमारे पास जो नॉलेज होता है उसमें कोऑपरेटिविटी का फैक्टर जो है वो हमें हमारे पास नहीं आता कि सबस्ट्रेट भी एंजाइम को जो है वो एक्टिव कर सकता है। फीडबैक इनहिबिशन के बारे में मैं सिर्फ आप लोगों से ही जो है वो डिस्कशन करूंगा। खास तौर पर आप लोगों ने फीडबैक इनहिबिशन में पढ़ा होगा लैक ओपेरॉन। लैक ओपेरॉन अगरचे जीन है, एक जीन है, और उसके ऊपर वो लैक्टोज ओपेरॉन है बेसिकली। लेकिन आपको पता है कि जैसे ही लैक्टोज जो है उसकी कंसंट्रेशन में फर्क आता है तो इसकी वर्किंग स्टॉप कर दी जाती है या स्टार्ट कर दी जाती है। तो फीडबैक इनहिबिशन बेसिकली क्या होता है? किसी भी चीज को नेगेटिव फीडबैक के जरिए कंट्रोल करना। यानी अगर आपके पास रिक्वायर्ड प्रोडक्ट बहुत ज्यादा हो गया है तो आप उस फिनोमिना को ऑफ कर देते हैं, और अगर आपके पास रिक्वायर्ड प्रोडक्ट बहुत कम हो गया है तो आप उस फिनोमिना को ऑन कर देते हैं। तो ये नेगेटिव फीडबैक जो है इसके जरिए आप एंजाइम का कंट्रोल करते हैं। ठीक है, जो बाकी बात है वो छोटी सी बात जो आप लोग अभी कल परसों कर आए हैं वो ये है कि बहुत से एंजाइम जो है वो सेल में अटैच होते हैं, सेल की मेम्ब्रेन में खासतौर पे जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर धंसे हुए होते हैं, जिसमें एटीपी सिंथेसिस आपने सुना था। और अगर आप लोगों को याद हो, आपने एफएससी में एक फैक्टर पढ़ा था बैक्टीरिया में, एक चीज पढ़ी थी बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक सेल की, मीसोसोम्स। मीसोसोम्स असल में क्या है? मीसोसोम्स असल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के एम्बेडेड एंजाइम्स हैं। वो एंजाइम्स जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर धंसे हुए हैं
और बैक्टीरिया की वर्किंग में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो वो मीसोसोम्स जो हैं वो कुछ और नहीं है, वो इसके एंजाइम्स ही हैं। तो यहाँ पर हमारी जो गुफ्तगू है वो कंप्लीट होती है रिगार्डिंग एंजाइम्स, और हमें ये पता लगता है कि एंजाइम्स जो हैं वो बहुत से लिहाज से बड़े बड़े तरीके से कंट्रोल कर रहे हैं हमारी बॉडी के, उनको भी कंट्रोल किया जाता है और वो भी हमारी बॉडी को कंट्रोल करते हैं। जी बेटा, क्वेश्चन है तो बताइए। जी बेटा, एक मिनट। जी एक मिनट, एक मिनट, हंसा, चले हंसा आप बोलिए। सदफ एक मिनट ठहरिएगा। जी हंसा। देखिए, नहीं 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 नहीं, एक्टिवेटर जो है उसके लिए तो एक प्रॉपर साइट बनी हुई है, वो वहीं जाएगा, वो एक्टिव साइट सबस्ट्रेट की जगह पे नहीं जाएगा। जी। जी सदफ। अच्छा, नेटवर्क इशू हो गया। असल में मीसोसोम्स जो है ना वो कुछ ऐसे फैक्ट, कुछ ऐसे ना, आपको एफएससी की बुक में अगर आप देखते हैं ना, खासतौर पर पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की, तो उसमें एक चीज दी हुई है मीसोसोम, जो कि आपको किसी भी हायर बुक में शायद ना मिले। वो क्या है, वो असल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ जुड़े हुए कुछ एंजाइम्स हैं, जिनको उस जमाने में, जिस जमाने में हमारी बुक लिखी गई थी, तकरीबन 25 साल हो गए हैं, उस जमाने में उन एम्बेडेड एंजाइम्स को मीसोसोम्स का नाम दे दिया गया। हालांकि बाद में ये पता लगा कि वो कोई फर्क चीज नहीं है। वो जिस तरह माइटोकॉन्ड्रिया में, हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, क्लोरोप्लास्ट में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर एम्बेडेड एंजाइम्स होते हैं, वो मीसोसोम्स भी असल में वही एंजाइम्स थे। तो वो मीसोसोम्स इज नथिंग एल्स। हाँ जी। जी जी। सॉरी हंसा, आपने पूरी बात कीजिएगा दोबारा, मुझे नहीं समझ आई। हाँ जी, हाँ, ये है कि वो मेम्ब्रेन की फोल्डिंग है जिसके अंदर वो कंपार्टमेंट सा बना हुआ है जिसमें वो एंजाइम काम करेगा। तो वो मीसोसोम्स असल में कुछ और खास चीज नहीं है, वो सिर्फ यही चीज है। ये असल में सदफ, अगर आपने पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड का छठा चैप्टर पढ़ा है ना, फर्स्ट ईयर का, तो आपको वहां मिल जाएगा ये। ठीक है, तो मैं वो चीज क्लियर कर रहा था कि अगर वो किसी के जहन में कोई डिफरेंट चीज है तो वो कुछ भी डिफरेंट नहीं है, वो जस्ट एंजाइम्स हैं जो मेम्ब्रेन में धंसे हुए हैं। जी बेटा, और कोई क्वेश्चन? हाँ, कोफैक्टर तो जनरली आप कहते हैं कि हर वो चीज जो कि प्रोटीन के अलावा एंजाइम की हेल्प करती है। इसकी ना एक बड़ी ही प्यारी डायग्राम, मतलब बिल्कुल बच्चों वाली डायग्राम है, लेकिन वो मैंने ना एक ओ लेवल की बुक में देखी थी, मैं ओ लेवल पढ़ा रहा था, तो वहां पर कि फॉर एग्जांपल आपके पास जो है वो ये एक अदद सबस्ट्रेट है। मैं यहाँ से आपको कोफैक्टर और वो बाकी चीजें बताता हूँ। ये आपके पास जो है वो एक अदद सबस्ट्रेट है। ठीक है, ये सबस्ट्रेट है, और इसको आपको कैटेलाइज करने के लिए एक एंजाइम है आपके पास, और वो एंजाइम जो है वो कुछ ऐसे है। वो एंजाइम जो है वो कुछ इस तरह से है, ऐसे। ठीक है, अब वो मिसाल क्या दी हुई है उधर, वो मिसाल इस तरह दी हुई है कि अगर ये इसका सबस्ट्रेट है तो कैसे हो सकता है कि ये सबस्ट्रेट इसमें फिट हो जाए। इस सबस्ट्रेट को फिट करने के लिए आप इस एंजाइम की हेल्प करते हैं एक अदद कोफैक्टर के जरिए। फॉर एग्जांपल, वो प्रोस्थेटिक ग्रुप है या कोएंजाइम है। अब ये जो खास फैक्टर इसमें अटैच हुआ है, इसने इस एंजाइम की एक्टिव साइट का स्ट्रक्चर इस सबस्ट्रेट के साथ सूटेबल कर दिया। हालांकि इससे पहले क्या था, इसकी जो एक्टिव साइट थी वो इस सबस्ट्रेट के लिए सूटेबल नहीं थी, लेकिन जब ये वाला कोफैक्टर आया तो उसने आकर इसकी जो एक्टिव साइट है वो सूटेबल कर दी। अब ये सबस्ट्रेट जो है ये अपने पूरे स्ट्रक्चर के साथ इस वाले एंजाइम में एडजस्ट हो सकता है। तो दिस इज वन एग्जांपल ऑफ वर्किंग ऑफ कोफैक्टर। ठीक है, ये, लेकिन ये वाला काम आमतौर पर कौन करता है? ये वाला काम आमतौर पर विटामिन करते हैं या प्रोस्थेटिक ग्रुप करता है, कि वो एंजाइम में अटैच हो जाता है और जाकर जो है ये वर्किंग करवाता है। ठीक है, तो मैं दोबारा बता देता हूं, मैंने असल में बताने की ये कोशिश की थी कि ये जो कोफैक्टर है ये कुछ भी हो सकता है, चाहे वो इनऑर्गेनिक हो चाहे ऑर्गेनिक हो। कोफैक्टर कोई भी नॉन प्रोटीन फैक्टर है एडिशनल, लेकिन अब
अगर वो ही कोफैक्टर इनऑर्गेनिक हो तो आप उसको एक्टिवेटर कहते हैं। जैसे अभी आपने एलोस्टेरिक उसमें पढ़ा कि एक्टिवेटर है जो कि अदर देन किसी जगह पर जाके एंजाइम को एक्टिवेट करता है, तो वो एलोस्टेरिक फैक्टर हो सकता है, जैसे मैग्नीशियम हो सकता है। जिंक बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ये बात पता है कि हम जो है वो हमारे जो डेवलपमेंट के दौरान जिंक बड़ा डेंजरस है, लेकिन उसके बाद हमने अगर किसी चीज में जिंक या इस तरह की चीजें जो हैं वो अपने बॉडी के लिए ली हैं, तो वो एज ए को फैक्टर काम कर सकती हैं, एज एन एक्टिवेटर, कि वो एलोस्टेरिक फैक्टर की तरह एक्टिवेटर बन जाएं और जाकर अदर देन एक्टिव साइट किसी जगह पर जुड़ जाएं और उसको एंजाइम को एक्टिवेट कर दें। तो बिल्कुल आप यहां पर मिसाल लिख सकते हैं कि ये एक एलोस्टेरिक एक्टिवेटर हो सकता है। ठीक है। दूसरी चीज जो कोफैक्टर्स में आती है वो है ऑर्गेनिक। वो वाइटामिन हैं, कोएंजाइम्स वगैरह। अब वाइटामिन जो हैं वो एंजाइम की इस तरह से हेल्प कर सकते हैं कि सम टाइम एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन को कैरी करना वो एंजाइम के लिए मुश्किल होता है, तो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन को कैरी करने के लिए ये जो वाइटामिन वगैरह हैं ये काम करते हैं। तो इन ये बड़े जरूरी होते हैं। और ये जो वाइटामिन हैं ये अटैच और डिटैच हो सकते हैं, इस वजह से आप इसको कोएंजाइम कहते हैं। प्रोस्थेटिक वो हैं जो परमानेंटली अटैच होते हैं। और प्रोस्थेटिक के हवाले से जो मैंने अभी डायग्राम बनाई है ना थोड़ा आगे, वो जो डायग्राम बनाई है, ज्यादातर ये काम प्रोस्थेटिक ग्रुप करता है कि वो इसके अंदर अटैच रहता है, लेकिन वो प्रोटीन नहीं होता, प्रोटीन के अलावा कोई भी कंपाउंड हो सकता है। ठीक है। तो एक्स्ट्रा फैक्टर, को फैक्टर इज जस्ट लाइक एन एक्स्ट्रा फैक्टर जो कि एंजाइम की हेल्प कर रहा है। ठीक है जी बच्चे, क्लियर है आंसर? जी बेटा, और कोई सवाल? गुड क्वेश्चन। बेसिकली मसल्स में जो सबसे पहली बात यह है कि क्रिएटिन फॉस्फेट जो है वो खास तौर पर स्केलेटल मसल्स में होती है। क्रिएटिन फॉस्फेट एक ऐसा फैक्टर है, एक ऐसा अमाइन है, ये डाइपेप्टाइड ट्राइपेप्टाइड होता है ये, जो कि एकदम नीडेड एनर्जी के लिए हर वक्त आपके मसल में स्टोर किया जाता है। और अगर वो स्टोर खत्म हो जाता है, वो स्टोरेज खत्म हो जाती है, फिर एकदम एटीपी प्रोडक्शन करवाई जाती है और उसका नतीजा ये निकलता है कि आप लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन की तरफ निकल जाते हैं। आमतौर पर स्केलेटल मसल में क्रिएटिन फॉस्फेट ही रखा जाता है। एटीपी, हाँ एटीपी बनाई जा सकती है कब? जब आप रेस्ट की कंडीशन में हो, तब आपका मसल प्रेपरेशन कर रहा हो कि एटीपी थोड़ी सी बना ली जाए, जिसकी एनर्जी क्रिएटिन फॉस्फेट को दी जाएगी। और क्रिएटिन फॉस्फेट वो प्रोटीन है छोटी सी जो कि हर वक्त एक्टिव रहती है। तो सडन नीड के तौर पर आपको क्रिएटिन फॉस्फेट चाहिए होता है। आमतौर पर स्केलेटल मसल में ये कंडीशन नहीं होती कि एटीपी जो है वो है और क्रिएटिन फॉस्फेट कम है। कब होती है? जब आप मसल को फैटीग देते हैं। लेकिन ऐसी सूरत में एटीपी भी नहीं बन सकती सही तरीके से, वो आप अच्छे तरीके से जानते हैं। तो ये फिर आप ना वो कर देते हैं, पोजीशन कर देते हैं कि हाँ भाई स्केलेटल मसल में क्रिएटिन फॉस्फेट रहेगी। हार्ट जो कि एक रेगुलर चीज है, उसमें आपको क्रिएटिन फॉस्फेट आमतौर पर नहीं चाहिए होती, आप एटीपी से ही गुजारा करते हैं। और जो स्मूथ मसल्स हैं उनमें भी एटीपी से ही जो है वो गुजारा किया जाता है। क्रिएटिन फॉस्फेट इज फॉर स्केलेटल मसल। तो जो केस आप अब देखें, आपका जो केस है यानी जो आपने भी कहा कि क्रिएटिन फॉस्फेट कम हो जाए और एटीपी ज्यादा हो जाए, गुजारा चल सकता है, लेकिन एटीपी उस रेट पे बनती ही नहीं है कि वो सही तरीके से आपके मसल का साथ दे सके, फिर आपको मसल फैटीग शुरू हो जाती है। एलोस्टेरिक, हाँ ये रिवर्सेबल क्यों नहीं है? देखें, आपने क्या किया, आपने अपनी मर्जी से, मैं ये नहीं कह रहा कि आपने कोई ऐसी चीज खाई और आप उसको रिवर्स कर सकते हैं, नहीं, उसको आप रिवर्स नहीं कर सकते। एलोस्टेरिया जो नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स हैं, वो हमारी बॉडी बना के खुद रिवर्स कर सकती है। अगर आपने अपनी बॉडी को बाहर से कोई पॉइजन दिया है जो नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर है, तब वो रिवर्सेबल नहीं होगा। खुद बनाए बॉडी, खुद अटैच करे इनएक्टिव करे, खुद डिटैच करे तो एंजाइम दोबारा एक्टिव हो जाएगा। तो सिर्फ इस सूरत में नॉन कम्पिटिटिव जो है वो रिवर्सेबल होगा। जी, वो फिर वो होगा
वो एक ऐसा, वो फिर इरिवर्सिबल इनहिबिटर हो जाएगा अगर वो मिमिकिंग मॉलिक्यूल है। अगर वो कोई ऐसा पॉइजन है या कोई ऐसी चीज है तो वो आकर उसके साथ अटैच होकर मिमिकिंग के तौर पर एक्ट करेगा और वो उसको, उसकी वर्किंग को बिल्कुल हॉल्ट कर सकता है। जैसे निकोटीन होती है, वो आपके जो एसिटाइल कोलिन न्यूरोट्रांसमीटर है उसकी नकल करती है और आपको एक्टिव कर देती है। तो इसी तरीके से इस तरह से ऐसे फैक्टर भी हो सकते हैं जो कि एंजाइम को इनएक्टिव करते हैं। हाँ 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 हाँ, अगर बॉडी खुद बनाए तो वो इनएक्टिवेटर भी हो सकते हैं, वो एक्टिवेटर भी हो सकते हैं। स्टिल अगली बात जो मैं बार बार कर रहा हूं कि अगर आप बाहर से देंगे और बॉडी उसको रिमूव ना कर सके तो वो इरिवर्सिबल हो जाएगा। हाँ जी ज्विटराइन, बिल्कुल बिल्कुल। जी बिल्कुल, ज्विटराइन वाला करती है। ज्विटराइन, जी बेटा, आप में से अगर किसी को नहीं पता तो मैं ज्विटराइन के बारे में बता देता हूँ। ये जो आपके जितने अमाइनो एसिड्स होते हैं ना बेसिकली, इनके ऊपर डबल साइडेड चार्ज होता है। और ये होता है COO। आपको अच्छे तरीके से पता है कि एक साइड पर जो है वो आपके पास एसिडिक ग्रुप होता है और दूसरी साइड पर आपके पास जो है वो अमाइन ग्रुप होता है। ठीक है। अब इस अमाइन ग्रुप में होता ये है कि अगर यहाँ पर 3 है तो अमाइन ग्रुप के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। और अगर ये ओ जो है ये अपना एच रिलीज कर देता है और ऑब्वियसली ओ जो है वो सॉल्यूशन में आकर अपना एच रिलीज कर देता है, तो इसके ऊपर नेगेटिव आयन आ जाता है। अब ये एक ही मॉलिक्यूल है जो एक टाइम पर पॉजिटिव या दूसरे टाइम पर नेगेटिव आयन के तौर पर, ऑर्गेनिक आयन के तौर पर वर्किंग कर सकता है। तो इसको आप कहते हैं ज्विटर आयन। ठीक है, ये ज्विटर आयन है। और इसकी वजह से जो अब अगर आप यहाँ पर पीएच लेकर आएंगे ना, पीएच वाले फैक्टर, तो अगर इधर जो है वो OH आ जाता है तो इसका जो पॉजिटिव है वो वाला एक्टिवेट हो सकता है। और अगर इस तरफ H पॉजिटिव आ जाता है यानी एसिडिक आ जाता है तो इसका मतलब है नेगेटिव चार्जेस आना शुरू हो जाएंगे। यानी आपने एंजाइम में रखने हैं नेगेटिव चार्जेस, आपके सॉल्यूशन में H पॉजिटिव ज्यादा हो जाते हैं तो अब वो अमाइनो एसिड के चार्जेस को डिस्टर्ब करेंगे। आपने एक्टिव साइड पे रखने हैं पॉजिटिव चार्जेस, आपके सॉल्यूशन में OH नेगेटिव ज्यादा हो जाता है तो अब फिर वंस अगेन जो आपका अमाइनो एसिड के चार्जेस होंगे वो डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो ये असल में प्रॉब्लम इस वजह से आता है कि अमाइनो एसिड के चार्जेस जो हैं वो डबल साइडेड होते हैं, जिसकी वजह से फिर ये पीएच जो है वो प्रॉब्लम कॉज करती है। मैंने बताना था लेकिन मैंने फिर जानबूझ के ज्विटर छोड़ दिया। चलें, अच्छा है आपने जिक्र कर दी। जी बेटा। अच्छा, इसके बाद जो है वो हमने सेल साइकिल स्टार्ट करना, थोड़ा सा मैं यहाँ पर बताना जरूरी समझूंगा बेटा सेल साइकिल के हवाले से। जो आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है कि जब आपने अपना नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज करने होते हैं, चाहे वो नंबर ऑफ सेल्स जो हैं वो किसी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में हो और आप उस मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ करवा रहे हो, चाहे इस सूरत में इंक्रीज करना हो, चाहे वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो और उसने अपना जो है वो नंबर बढ़ाना हो। क्योंकि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है वो ग्रोथ तो कर नहीं सकते ना, ये तो ग्रोथ करेंगे लेकिन जो इन्होंने अगर अपना नंबर बढ़ाना हो तो दोनों सूरतों में ये एक फेज से गुजरते हैं जिसको आप कहते हैं सेल डिवीजन। ठीक है। सेल डिवीजन जो है वो सेल के, किसी भी सेल के अपने मजीद सेल्स में डिवाइड होने का नाम है। ठीक है। यानी कि सेल अगर 2 या 4 जिस तरह आप कहते हैं उन हिस्सों में डिवाइड होता है तो उसको आप कहते हैं सेल डिवीजन। ये जो सेल डिवीजन होती है ये एक दफा परफॉर्म हो जाए तो इस फिनोमिना को आपने कह दिया डिवीजन। ठीक है। लेकिन जब आप इन्हीं सेल्स को आगे मजीद डिवाइड करते हैं, एक सेल डिवाइड हो गया और उसके बाद फिर थोड़े वक्फे के बाद वही सेल दोबारा डिवाइड हो गया, यानी कि ये एक ही प्रोसेस है जो 2 दफा रिपीट हो गया, सेम प्रोसेस। तो जब ये प्रोसेस रिपीट होता है, एक सेल एक दफा डिवाइड करता है फिर उसके डॉटर सेल्स डिवाइड करते हैं, जब ये डिवाइड होते चले जाते हैं तो ये जो पूरा प्रोसेस होता है यहां से लेकर यहां तक, इसको आप कहते हैं सेल साइकिल। यानी डिवीजन का बार बार एक खास वक्फे से रिपीट होना सेल साइकिल कहलाता है। सेल डिवीजन का एक खास वक्फे से रिपीट होना
सेल साइकिल कहलाता है। ठीक है, अब जो सेल साइकिल और सेल डिवीजन में आप कैसे जो है वो सेपरेशन करते हैं, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात मैंने बतानी है आपको। सबसे पहले तो सेल साइकिल और सेल डिवीजन की आप बात करेंगे। सेल साइकिल क्या है कि जब एक सेल डिवाइड हो जाता है और उसके बाद वो अगली डिवीजन करता है, ठीक है, तो वो दरमियान में एक छोटा सा पॉज लेता है जिसको मिसलीडिंगली पॉज कहा जाता है। ठीक है, और उसके बाद फिर क्या होता है कि वो दोबारा से अपनी डिवीजन स्टार्ट करता है और फिर डिवाइड होता है। तो ये जो पॉज होता है इसको कहा जाता है इंटरफेज, या जो मिसलीडिंगली पॉज कहा गया उसको इंटरफेज कहा जाता है। और इंटरफेज के बाद जब सेल अपनी डिवीजन शुरू कर देता है, यानी पहले न्यूक्लियस को डिवाइड करता है फिर सेल को डिवाइड करता है, तो उसको फिर आप क्या कहते हैं, एम फेज कहते हैं। और ये दोनों मिलके आप जो है ना, इन दोनों को बेसिकली आप क्या कहते हैं, सेल साइकिल। इन दोनों को आप सेल साइकिल का नाम देते हैं। और उसके बाद फिर सेल जो है वो अपने दूसरे सेल्स में डिवाइड हो जाता है। अच्छा, यहां पर जो है मैं इसके आगे इसके फेजेस अभी बताता हूं, लेकिन आप लोगों को ये याद होगा, ये भी पता होगा कि कुछ सेल्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, स्टेम सेल्स। ठीक है, स्टेम सेल्स जो हैं वो खास तौर पे दो जगहों की मिसाल दूंगा। एक मैं आपको मिसाल दूंगा स्पर्म सेल्स की जो कभी खत्म नहीं होते, और दूसरा मैं आपको मिसाल दूंगा हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल की, जो कि जो ब्लड है वो उसके ब्लड के स्टेम सेल होते हैं, हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल। ठीक है, मेरा आपसे सवाल ये है कि हाउ दीज सेल्स आर अनलिमिटेड। बेटा ये जो मेरे पुराने स्टूडेंट्स हैं खास तौर पे यूनिवर्सिटी के, ये अभी आंसर नहीं करेंगे। हाउ दीज सेल्स डिवाइड विदाउट एनी लिमिट। ये सेल बगैर किसी लिमिट के कैसे डिवाइड कर लेते हैं, जबकि स्टेम सेल आखिर कितने को होंगे स्टेम सेल? भाई आप पूरी जिंदगी में एक दफा की इजैक्यूलेशन जो होती है स्पर्म्स की, उसमें 200 मिलियन स्पर्म्स रिलीज होते हैं। और ये जो 200 मिलियन स्पर्म्स हैं ये बनते हैं, और उसके बाद कभी जिंदगी में स्पर्म सेल की प्रोडक्शन खत्म नहीं होती, एज सेम एज ब्लड सेल प्रोडक्शन। ये अनलिमिटेड सेल्स कहां से आते हैं? इतने सेल्स स्टेम सेल होते हैं हमारी बॉडी में। जी, ओके, मैं दोबारा बता देता हूं। आपने मैं आपको इसको एक डायग्रामेटिक डिपिक्शन करता हूं इसकी। आपके पास एक ये सेल था, आपने इसको दो में डिवाइड किया। इनमें से ये दो में बल्कि आप स्पर्म सेल की बात करते तो ये चार में डिवाइड हो गए। ठीक है, ये चार में डिवाइड हो गए, और चारों में डिवाइड होकर ये तो बन गए, चारों के चारों बन गए स्पर्म्स। यानी कि अब इनमें दोबारा डिवीजन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये तो स्पर्म बन चुके हैं। स्पर्म बनने के बाद तो मजीद डिवाइड नहीं करेंगे ये। अब आपके पास एक और स्टेम सेल था, आपने उठाया, आपने फिर उसके चार स्पर्म बना दिए। फिर एक और स्पर्म सेल उठाया, स्टेम सेल, फिर आपने जो है उसके चार स्पर्म बना दिए। अब आपने पूरी जिंदगी में स्पर्म्स बनाने हैं एक जगह पर। मैं यही मिसाल ब्लड के ऊपर ले आता हूँ मोर प्रॉपरली। जी। हम्म हम्म नंबर। हाँ हाँ, मतलब एग सेल उतने के उतने ही रहते हैं। हम्म, हाँ हाँ, यस 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 यस। तो ये जो सेल डिवाइड हो रहा होता है ना, ये जो सब सेल डिवाइड होता है एक स्टेम सेल, तो ये जो स्टेम सेल जब डिवाइड होता है तो इनमें से एक जो है वो चला जाता है मेच्योरिटी की तरफ। ठीक है, और जो दूसरा होता है वो दोबारा से स्टेम सेल के तौर पर एक्ट करना शुरू कर देता है। ठीक है, तो अब ये दोबारा से जब स्टेम सेल के तौर पर एक्ट करना शुरू करता है और ये दोबारा डिवाइड करता है, तो ये जो तैयारी होती है जिसमें ये एक दफा स्टेम सेल बन के दोबारा डिवाइड होने की तैयारी कर रहा है, इसको आप कहते हैं इंटरफेज।
इसको आप इंटरफेज कहते हैं। यानी एक सेल डिवाइड हो गया, डिवाइड होकर दोबारा स्टेम सेल बना और दोबारा तैयारी करके फिर डिवाइड होने वाला है। ये जो दरमियान का फेज होता है, डिवाइड होने के बाद डिवाइड होने से पहले का जो फेज है वो इंटरफेज कहलाता है। ठीक है, और उसके बाद जो है वो मैं एक मुख्तसर लिख देता हूँ। वैसे तो मेरा नहीं ख्याल कि इतनी बहुत ज्यादा जरूरत है इस चीज की, लेकिन चलें एक जो है वो हम बड़ी सारी डिवीजन जो है वो बना लेते हैं कल के लिए, ताकि हम कल इसमें जो है वो टाइम ना स्पेंड करें। सेल साइकिल में आपने दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया, इंटरफेज, इंटर का मतलब ही है इंटरमीडिएट बिटवीन टू डिवीजन, ठीक है, और उसके बाद आ जाता है एम फेज। और ये बात याद रखिए कि जो एम फेज है ये माइटोटिक फेज भी हो सकता है, मियोटिक फेज भी हो सकता है। आमतौर पर इसके बारे में हम ये कहते हैं कि जो मियोटिक फेज है वो असल में उसको हम एम फेज लिखते ही नहीं है अपनी बुक्स में ना, लेकिन एम फेज का मतलब डिवीजन फेज है और ये मियोसिस भी हो सकता है। इंटरफेज जो है वो तीन फेजेस होते हैं, G1, फिर इसके अंदर ही एक फेज होता है जो कि रिवर्सिबल भी होता है और नहीं भी होता, G0, फिर G2, सॉरी फिर S, और उसके बाद G2। ये खत्म होने के बाद ये जो है वो एम फेज की तरफ चली जाती है बात। एम फेज को दो में डिवाइड करते हैं आप, ब्ला ब्ला ब्ला, क्योंकि आपको पता है लिहाजा मैं इतना नहीं कर रहा। कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस को कैरियोकाइनेसिस को आप फिर डिवाइड करते हैं एंड दैट गोज ऑन। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आप लोगों का अगर कोई क्वेश्चन है तो बताइए, मजीद अगर कोई क्वेश्चन है तो।